आखिरकार तंदूर कांड क्या है? आखिरकार इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि आज भी इस कहानी को सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें, यह एक सच्ची घटना है जो कि सन 1995 की है। इस मामले में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिल गई थी? आखिरकार इस मामले को नैना साहनी का मामला क्यों कहा जाता है? चलो जानते हैं इस पूरी वारदात को। आखिरकार क्या हुआ था तंदूर कांड की इस सच्ची घटना में। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना ताकि आने वाली सच्ची घटनाओं की कहानी के अपडेट आपको मिल सके। कहा जाता है कि तंदूर कांड एक ऐसा मामला है जो कि पूरे भारत देश में पहली बार ऐसा मामला सामने आया, जिसके बारे में जिस किसी ने सुना सभी के रोंगटे तक खड़े हो गए। आपको बता दें, यह मामला सन 1995 का है। दोस्तों, अचानक से एक सरकारी क्वार्टर के फ्लैट नंबर 82A से गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगा जैसे कि किसी ने पटाखे चलाए हैं, लेकिन चारों तरफ अचानक से सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कि आसपास कोई रहता भी ना हो। थोड़ा वक्त बीतता है, इसके बाद अचानक से फ्लैट का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक व्यक्ति निकलता है, लेकिन चारों तरफ अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। और वह व्यक्ति अपने साथ भारी भरकम काली पॉलीथिन में कोई वजनी चीज ले जा रहा था। वह व्यक्ति उस वजनदार पॉलीथिन को उठाकर कार की डिग्गी में रखता है और फिर अचानक से डिग्गी को जल्दी से बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को तेजी से भगाकर ले जाता है। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। ITO पुल पर वह गाड़ी चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला ITO पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद मिल नहीं रहा था। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वो पुल के बीचों बीच किनारे अपनी कार रोक देता है। कार का इंजन बंद करता है और नीचे उतरता है। वह कुछ समय तक वहां खड़ा रहता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिग्गी में रखी पॉलीथिन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अभी भी ट्रैफिक था। ट्रैफिक होने की वजह से वह कुछ समय वहीं पर खड़ा रहता है। लोग लगातार आ जा रहे थे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिल रहा था कि वो पॉलीथिन को यमुना में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलीथिन फेंकते देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। वह बहुत अधिक डरा हुआ था और फिर वह कुछ समय बाद कार में बैठता है और कुछ सोच विचार करने भी लगता है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया। उसके दिमाग में आइडिया आने के बाद उसने अपनी कार को एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लिया। अब कार वापस कनॉट प्लेस की तरफ जा रही थी। कनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्तरां के पास जाकर रुकती है। रात करीब 10:30 बज रहे थे। बगिया रेस्तरां, अशोक यात्री निवास और कनॉट प्लेस, इस जगह पर वह कार रुकती है। रेस्तरां में उस वक्त भी कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। आपको बता दें, वह कार एक होटल के यहाँ रुकती है। कार रेस्तरां में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्तरां के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा थे और यह रेस्तरां तब सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया हुआ सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्तरां बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्तरां की बत्ती भी बुझा दी जाती है और रेस्तरां का तंदूर अभी भी जल रहा था। कनॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलाना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसा शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
उससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में ऐसा नहीं हुआ था। तंदूर जली पर ऐसी जली कि हर एक को जला गई। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब रात करीब 11:30 बज चुके थे। बगिया रेस्तरां, अशोका यात्री निवास, नई दिल्ली। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्तरां पूरी तरह खाली हो चुका था। केशव से कहकर रेस्तरां के बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भेज दिया। अब अंदर सिर्फ रेस्तरां का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील कार की डिग्गी से पॉलीथिन बाहर निकालता है। पॉलीथिन में एक लाश थी, वो भी एक महिला की। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर ये नहीं बताता कि लाश किसकी है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर वो रेस्तरां के चाकू से लाश के टुकड़े करता है, फिर हर टुकड़े को उसी रेस्तरां के जलते तंदूर में डालता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि उसे गाड़ी में यह प्लान आया था कि उसे मैं नदी में तो फेंकने से रहा, चलो इसे होटल पर ले चलते हैं और वहां पर तंदूर में इसका कुछ करेंगे। इस प्रकार से उसके मन में ऐसा बड़ा घिनौना विचार आया। तंदूर को अगर देखा जाए तो वह इतना बड़ा तंदूर भी नहीं था, ना ही उसकी इतनी गहराई थी कि उसमें एक पूरी लाश जा सके। फिर वह रेस्तरां के चाकू से दोस्तों टुकड़े भी कर देता है, फिर एक एक करके टुकड़ों को उसी रेस्तरां के जलते तंदूर में डालता जाता है। दरअसल तंदूर की गहराई और तंदूर का मुंह दोनों छोटा था, इसलिए दोनों लाश के टुकड़े कर तंदूर में डाल रहे थे। इस रेस्तरां के अंदर केवल 2 ही व्यक्ति थे और दोनों बहुत ही अधिक घबराए हुए थे और दोनों जल्दी जल्दी उसकी सफाई करने में लगे हुए थे। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर थी, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था। तब आग की लौ तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन रेस्तरां में पहले से था। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर रहा था, आग की लौ तेज होती जा रही थी, पर यहीं एक सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भुनने का काम अभी जारी ही था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपेटें और धुआं के गुब्बार पर रेस्तरां के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारों की नजर पड़ जाती है। अनारों को लगता है शायद रेस्तरां में आग लग गई है, लिहाजा अनारों चीख कर शोर मचाने लगती है। अनारों की चीख पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू के कानों तक पड़ती है। गुंजू अनारों के पास आता है और फिर रेस्तरां से उठती आग की लपटों को देखता है। रेस्तरां की तरफ दौड़ पड़ता है और इस तरह सामने आती है बेहसीपन की वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी जो सालों तक सुनी और सुनाई जा रही है, जैसा कि आप लोग भी सुन रहे हैं। दोस्तों, अधिक मक्खन डालने के कारण जो तंदूर की आग थी उसकी ऊंचाई बढ़ चुकी थी। इस वजह से वह आग इतनी बढ़ चुकी थी कि वह आग बाहर खड़े लोगों को भी दिखाई दे रही थी। दोस्तों, इसे देखकर अचानक से बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और बहुत ही अधिक मात्रा में धुआं भी उठता दिखाई दिया। आग देखकर जब वो बगिया रेस्तरां के गेट पर पहुंचा तो देखा कि सुशील शर्मा वहां पर खड़ा था और उसने गेट को कनात से घेर रखा था। जब कांस्टेबल कुंजू ने आग का कारण पूछा तो केशव ने जवाब दिया कि वो लोग पार्टी के पुराने पोस्टर जला रहे थे। कांस्टेबल ने मैनेजर केशव से पूछा था कि इसमें क्या जल रहा है, तो केशव ने जवाब दिया था कि बकरा भुन रहे हैं। जब कांस्टेबल ने उसे बल्ली से हिलाया तो पता चला कि वह एक महिला की लाश है। इसके बाद उसने अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात के अगले रोज अखबारों के जरिए एक खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के एक नेता मतलूब करीब को मिलती है। तब मतलूब करीब सामने आकर पहली बार एक खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को भुना गया उसका नाम नैना साहनी है। सुशील शर्मा की बीवी नैना साहनी वो मतलूब करीब ही था जिसने पहली बार शक जताया कि नैना साहनी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति सुशील शर्मा ने किया है।
हादसे के बाद से ही सुशील शर्मा भी गायब हो चुका था, लिहाजा पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। पर सवाल ये था कि आखिर सुशील शर्मा ने अपनी ही बेबी का कत्ल क्यों किया, और कत्ल किया तो क्या? इस बहसीपन तरीके से उसकी लाश को मक्खन डालकर तंदूर में क्यों जलाया? जाहिर है इसका जवाब सुशील शर्मा के ही पास था। जिस नैना से उसने लव मैरिज की थी, वो उसी नैना के टुकड़े कर तंदूर में झोंक चुका था। यूथ कांग्रेस के नेता से तंदूर कांड का मुजरिम बनने की सुशील शर्मा की कहानी जितनी भयानक है उतनी ही चौंकाने वाली है। अभी भी इस कहानी में बहुत सारे राज दफन है, क्योंकि अभी भी किसी को यह नहीं पता था कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ। जिस तंदूर कांड ने एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था, आखिरकार उसी तंदूर कांड का मुजरिम फांसी के फंदे तक पहुंचकर भी फांसी से दूर रह गया। दोस्तों, इस तंदूर कांड मामले में आखिरकार सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। देश के सबसे खौफनाक और चौंकाने वाले मर्डर केस का ये मुलजिम पिछले 10 सालों से अपने सिर पर मौत की तलवार लिए घूम रहा था, क्योंकि इतने ही दिन पहले 7 नवंबर 2003 को ही लोअर कोर्ट ने उसकी करतूत को रेयरेस्ट ऑफ रेयर के दायरे में रखते हुए उसके लिए सजाए मौत का ऐलान किया था, यानी कि उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब 10 साल बाद वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसके सिर पर लटक रही मौत की तलवार अचानक से हट गई और देश की सबसे बड़ी अदालत ने तंदूर कांड के इस गुनहगार सुशील शर्मा की फांसी की सजा को बदलकर उसे उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। मिली कहानी के मुताबिक सुशील को नैना पर शक था, जिसके चलते उसने उसे गोली मार दी थी। उसकी लाश को पॉलीथिन में पैक किया, फिर कपड़े से लपेटा, लेकिन उठा नहीं पाया तो घसीट कर उसे कमरे से अपनी कार तक ले गया था। सुशील शर्मा ने उसे यमुना नदी में भी फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से उसने अपना प्लान बदल दिया और उसने फिर तंदूर कांड बना दिया। सुशील शर्मा और नैना साहनी दोनों मंदिर मार्ग के फ्लैट 8A में मियां बीवी की तरह रहते थे, लेकिन उन्होंने उस शादी को सबके लिए सामाजिक तौर पर उजागर नहीं किया था। नैना सुशील पर लगातार दबाव बना रही थी कि इस शादी को उजागर करो। इस बात से दोनों में मनमुटाव शुरू हो गई। बता दें कि यह पहला मामला था जिसकी जांच में पहली बार DNA और स्कल इमेजिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। अपनी सजा के दौरान सुशील काफी बदल गया और वो जेल के अंदर पुजारी का काम करता था। दरअसल सुशील शर्मा ने अपनी फांसी की सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैना साहनी हत्याकांड का गुनहगार सुशील शर्मा कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है और ना ही उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। 18 साल से कैद सुशील शर्मा का चरित्र जेल में भी ठीक रहा, इसलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाता है। दोस्तों, सुशील शर्मा 23 साल की जेल की सजा काटने के बाद रिहा हो गई। रियल में 23 साल बहुत अधिक होती है एक मनुष्य के जीवन के लिए। कुख्यात तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा की आंखों में जेल से रिहाई के बाद अब पछतावे के आंसू हैं, तो साथ ही आगे की जिंदगी के लिए राह बनाने की चुनौती भी। दोस्तों, सुशील शर्मा ने अपनी नम आंखों के द्वारा बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अपने माता पिता के साथ वैष्णो देवी भी जाना चाहता हूँ, लेकिन अब वे बेहद बुजुर्ग हो गए हैं और सफर नहीं कर सकते। उसने कहा उसकी जिंदगी अब एक कोरा कागज है और जेल से बाहर आने का एहसास अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है और मुझे नए सिरे से इबारत लिखनी है। उसने कहा उसका पूरा ध्यान अब अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने पर है, जिन्होंने बिना किसी गलती के मुश्किलों का सामना किया। उसने कहा, हर दिन सोने जाने से पहले मेरे पिता, जो अब 85 वर्ष के हैं, सोचते थे कि क्या मैं अपने जिंदा रहते बेटे को जेल से बाहर आता देख पाऊंगा। मेरा छोटा भाई 1978 में एक सड़क हादसे में मारा गया था,
जब मुझे सजा हुई तो यह मेरे परिवार के लिए दोहरी मार थी। मैं अपने माता पिता के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता हूँ, जिन्हें बिना किसी गलती के काफी मुश्किलें झेली हैं। मंदिर के बाहर खड़े सुशील शर्मा ने रूंधी आवाज में कहा, मैं मानता हूं कि यह मेरी गलती थी और मुझे इसकी सजा भुगतनी थी। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति की जान चली गई और दूसरे की जिंदगी भी मौत जैसी हो गई। मैंने सोचा कि उस पल क्या हुआ और किस वजह से ऐसा हुआ और मुझे मेरा सबक मिल चुका है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी आंखें नम करते हुए कहा। वर्तमान समय में सुशील शर्मा अपने घर पर अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। हमारी इस कहानी का उद्देश्य आपकी किसी प्रकार से भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य आप सभी लोगों को जागरूक करना है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इस कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इस कहानी को आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।